एक राज भरी कहानी जहां एक खूबसूरत मेड अपनी पुरानी जिंदगी से भागकर नए रास्ते पर चलती है। कहानी की शुरुआत होती है एक ताजा सुबह के साथ। आसपास सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि योकोयो अपने मैसी रूम में सो रहा होता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। नींद से उठते ही योकोयो देखने जाता है कि सुबह सुबह कौन आया है यार। दरवाजा खोलता है तो एक लड़की मेड की ड्रेस में सामने खड़ी होती है। मैं काम की तलाश में यहाँ पर आई हूँ। वो काम मांगने आई होती है। योकोयो उसे अंदर बुलाता है और एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है, मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है, इसलिए मेरा घर थोड़ा मैसी लग रहा होगा। फिर वो सोचता है कहीं मैंने इसे अंदर लाके गलती तो नहीं कर दी। वो डिसाइड करता है इसे थोड़ा बात करके वापस भेज देगा। योकोयो उस मेड से पूछता है, तुम अपने पहले के काम के बारे में बताओ। मेड कहती है, मैं पहले बिना फ्लाइट के ऊपर का टिकट काटने का काम करती थी अपने मास्टर के लिए, वही मास्टर जिसने मुझे यहाँ रेफर किया है। योकोयो हंसने लगता है और कहता है, तुम मजाक कर रही हो ना। पर जब मेड अपने बारे में और डिटेल शेयर करती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो पहले सच में एक असैसिनेशन थी। ये सुन के योकोयो थोड़ा पैनिक कर जाता है और पूछता है, तुम्हारे मास्टर का मेरे साथ क्या कनेक्शन है जो तुम्हें मेरे पास भेज दिया। मेड रिश्तों के बारे में कुछ ऐसे बातें शुरू करती है। उस लेडी के पोते हो जिसके साथ मेरे बॉस के असली बेटे की वाइफ के साथ चक्कर चल रहा था। जो योकोयो को कंफ्यूज कर देती है। उसे लगता है कि रिश्तों की गहराई कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। डर के मारे वो मेड को बीच में ही रोक के कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं एक स्ट्रेंजर ही रहूंगा। फिर उसे डर लगता है मैंने इसको इस तरह रोका, कहीं बीच में रोकने की वजह से गुस्सा न हो जाए। फिर तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए योकोयो पूछता है, तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है असैसिनेशन में। मेड उसे परमिशन लेकर बैकयार्ड में जाती है। फिर एक नाइफ निकालती है और बैक फ्लिक मारते हुए सामने एक पेड़ पे फेंकती है। वो नाइफ एकदम स्ट्रेट लाइन में जाके ट्री में घुस जाता है। मेड कहती है, मैं तो नॉर्मली अपने टारगेट पे ऐसे ही थ्रो नहीं करती, ये सिर्फ डिमोन्स्ट्रेशन के लिए था। योकोयो का तो ये सब देखकर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचता है मैं ऐसे चलते फिरते धार वाली चीज को तो काम पे नहीं रख सकता। वो मेड से कहता है, मुझे माफ करो, मुझे किसी तरह से असैसिनेशन सर्विस नहीं चाहिए और ना ही मैं उन्हें जानता हूँ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। मेड कहती है, ठीक है मैं समझ गई, और वापस जाने लगती है। योकोयो अब चैन की सांस लेते हुए सोचता है, अच्छा हुआ वो यहाँ से चली गई। तभी उसकी नजर नीचे गिरे एक चीज पर पड़ती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेड सोचती हुई जा रही होती है, अब मैं क्या करूँ। वो पीछे मुड़ के देखती है, शायद योकोयो उसके पीछे आ रहा हो, पर वो सिर्फ उसका वहम होता है। वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रही होती है। तभी पीछे से योकोयो की आवाज आती है, तुम्हारी ये चीज छूट गई है। वो मेड रुकती है और देखती है योकोयो की तरफ, लेकिन तभी एक तेज स्पीड में ट्रक उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जैसे ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो। पर मेड एकदम से जंप करके योकोयो को ट्रक से बचा लेती है। वो पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। योकोयो हाँ बोलता है और उसका शुक्रिया भी अदा करता है। मेड कहती है, ये पहली बार है जब मैंने किसी की जान ली नहीं बल्कि बचाई है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है और वो सोचती है, मेरा दिल इतना फास्ट क्यों धड़क रहा है। योकोयो मेड को उसकी छूटी हुई चीज बेल वापस करता है और मेड थैंक्स बोल के वापस जाने लगती है। पर अब योकोयो का डिसीजन बदल चुका होता है। वो डिसाइड करता है कि मेड को सफाई के काम के लिए रख लेगा। अब मेड अपने तहखाने से टूल्स का एक पूरा सेट निकालती है और कहती है, तो बताओ किससे साफ करूं। योकोयो घबरा के कहता है, साफ करने का मतलब किसी को असैसिनेट करना नहीं है। वो मेड को बताता है कि उसे घर में जो गार्बेज पड़ा है उसे साफ करना है। मेड कहती है, ओह तो इनमें तो जरूर डेड बॉडीज होंगी, है ना। योकोयो कहता है, एक सेकंड के लिए मार धाड़ वाले थॉट से बाहर निकलो। मेड एग्री करती है और पूछती है, अगर मैं ये काम सही से कर लूं तो मुझे जॉब पे रखोगे। योकोयो हाँ कहता है और सोचता है, इसने मेरी जान बचाई है और ये बुरी इंसान भी नहीं लगती, एक चांस तो बनता ही है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। योकोयो देखने आता है कि मेड घर का काम करने में कितनी अच्छी है, पर उसे शौक लगता है। मेड एक हाथ में एक टूटी हुई झाड़ू होती है और उसके सर पे एक उल्टी बेल्ट। मेड योकोयो को देख के कहती है, मुझे माफ करना, मैं अभी साफ करती हूँ। लेकिन वो फिसल के गिरने वाली होती है, पर एक बैक फ्लिप मार के अपने आप को बैलेंस कर लेती है और फिर वो एम्बेरेस्ड होकर माफी मांगती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाऊंगी। योकोयो उसके सर से बाल्टी हटा के कहता है, एक्चुअली गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें वो काम दिया है जो तुमने कभी किया ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम साथ मिलकर काम करते हैं, तुम मेरी मदद करो और धीरे धीरे सीख जाओगी। 1 घंटे बाद लिविंग रूम एकदम चमक रहा होता है। योकोयो मेड को थैंक्स बोलता है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल होती है। योकोयो मेड की हेल्प करने के बाद टाइम देखता है और सोचता है, अभी तो डिनर भी बनाना है। वो मेड से पूछता है, क्या तुम्हें कुकिंग आती है। मेड कहती है, नहीं। योकोयो हंस के बोलता है, कोई बात नहीं, मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि क्या बनाना है, तुम तब तक जाके फ्रेश हो लो। फिर सीन शिफ्ट होता है। मेड बाथरूम में नहा रही होती है और योकोयो के बारे में सोचती है, ये बाकी मास्टर से कितना अलग है।
दूसरी तरफ यूकोयो अपने आप से बोलता है, मैं एक सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ जो अपने मॉम डैड से अलग रहता है। मेरे घर पे एक मेड आई थी जो एक असैसिन थी, लेकिन जो चीज मुझे ज्यादा टेंशन दे रही है वो ये है कि अगर वो नहा के सिर्फ टॉवल में बाहर आ गई तो मैं क्या करूंगा। यूकोयो सोचता है तब तो जिंदगी में मजा ही आ जाएगा। अब रात का खाना तैयार होता है, दोनों किचन में डिनर रेडी कर रहे होते हैं। यूकोयो मेड को वार्निंग देता है, अपने आप को फोर्स मत करना, रिलैक्स और धीरे से गोभी काटना। मेड गोभी उठाती है और एक ही बार में उसे छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। यूकोयो इम्प्रेस्ड होता है और अपनी डिश के बारे में एक्सप्लेन करता है। इस डिश को तोंकात्सु कहते हैं, तुमने पहले खाया है क्या? मेड कहती है, मैं डिशेस को सिर्फ सर्वाइवल के एलिमेंट की तरह देखती हूँ, शायद मैंने खाया हो लेकिन मुझे उसका टेस्ट याद नहीं। मतलब कि ये तो खाना भी आपातकालीन स्थिति के लिए रखती है। यूकोयो शॉक होके बोलता है, क्या बात कर रही हो? एक बार जब तुम ये तोंसो को खाओगी तो तुम भी नहीं भूलोगी। मैं स्पेशली एक फेमस मीट शॉप से लेकर आया हूँ। वो 2 प्लेट सर्व करता है और एक प्लेट मेड को देते हुए पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मिस सर्वेंट। वो कहती है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे हर मास्टर ने मुझे अलग अलग नाम दिए। मास्टर आप भी मुझे कोई नया नाम दे सकते हो। मास्टर यूकोयो। यूकोयो कहता है, ठीक है, मैं कुछ अच्छा सा सोच के रखूंगा तुम्हारे लिए, तब तक मैं तुम्हें मिस सर्वेंट बुलाऊंगा। अब डिनर के टाइम दोनों डिनर शुरू करते हैं। यूकोयो पूछता है, कैसा लगा तुम्हें? पहला बाइट लेते ही मेड के दिमाग में अपने पास्ट लाइफ का ट्रॉमा फ्लैश होने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालती है और कहती है, हाँ ये सच में बहुत अच्छा है। वो सोचती है, मुझे एक एक्सीडेंट से लेकर अब तक और अब डिनर करते हुए काफी वार्म फील हो रहा है। यूकोयो कहता है, मैं ऊपर के फ्लोर का एक रूम तुम्हारे लिए रेडी कर रहा हूँ, तुम उसे अपना रूम समझ सकती हो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। दोस्तों अब इस मेड के पास्ट फ्लैशबैक को जानते हैं। मेड अपने पास्ट को याद करती है, एक ऐसा सीन जहाँ वो खून में लथपथ थी, उसके आसपास सब कुछ बर्फ के जैसे सफेद था, कोल्ड और इमोशनलेस। वो सोचती है वो सफेदी मेरे जैसे ही थी, कोल्ड और क्रूअल। यूकोयो देखता है कि मिस सर्वेंट बिना सॉस के ही तोंकात्सु को खा रही है, तो वो उसे सॉस देके बोलता है, इससे ट्राई करो। जब मिस सर्वेंट सॉस के साथ तोंकात्सु को खाती है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है। मजा आया ना? मिस सर्वेंट को सॉस काफी पसंद आता है। अब सीन शिफ्ट होता है, मिडनाइट, अर्धरात्रि का समय होता है। यूकोयो को बुरे सपने आ रहे होते हैं और वो पसीने पसीने में उठता है। उसे भूख लगती है तो वो फ्रिज की तरफ जाता है। वहाँ वो देखता है कि मिस सर्वेंट सॉस खा रही होती है। थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कैसा ऑकवर्ड मोमेंट होगा जरा इमेजिन करो। फिर मिस सर्वेंट उससे माफी मांगती है। यूकोयो उससे कहता है, कोई बात नहीं, मुझे भी रात को भूख लगती है। वो एक ट्रे में कुछ खाने का सामान लेता है और कहता है, चलो साथ में खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद मिस सर्वेंट पूछती है, क्या तुम कोई डरावना सपना देख रहे थे? यूकोयो थोड़ा सरप्राइज होता है और मिस सर्वेंट बताती है, जब मैं किचन में आ रही थी तब मुझे तुम्हारे रूम से आवाज आ रही थी। मैं अंदर आई और देखा तुम कुछ बोलते हुए सो रहे थे। भाई ये बात सुन के यूकोयो को थोड़ा एम्बेरस्ड फील होता है और मिस सर्वेंट कहती है, हाँ तुम अपनी मॉम को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। अब तो यूकोयो और भी ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है। मिस सर्वेंट सपना भी शेयर करती है, आज पहली बार मुझे एक अलग तरह का सपना आया। वो तोंकात्सु सॉस था जो मुझसे बात कर रहा था और कह रहा था, मैं इतना बड़ा हूँ कि तुम्हारे चाटने से कभी खत्म नहीं होऊंगा। पर जैसे ही मैंने उसकी तरफ बढ़ी मेरी नींद टूट गई। पहली बार मैं एक डरावने सपने से अलग कुछ देख पाई थी और तुम्हारा सपना सुन के मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि इस लड़के को सपना ही ऐसा आया है। यूकोयो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसे सपने आते ही रहते हैं। अब हम फ्लैशबैक में यूकोयो का चाइल्डहुड देखते हैं। यूकोयो अपनी चाइल्डहुड के बारे में सोचता है, जब भी मैं डरावने सपने देखता था तो मैं अपनी मॉम की गोद में सर रख के आराम से सो जाता था, पर जब से वो गई हैं मुझे अकेला सोने में डर लगता है। मेड उसकी बातें सुन के थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है, तुम मेरी गोद में सर रख के सो सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे। यूकोयो मना करते हुए कहता है, वो तो बचपन की बात थी। वो तो बचपन की बात थी और अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो ये सब मुझे शोभा नहीं देता। मेड थोड़ा उदास होकर सोचती है, मुझे पता है एक असैसिनेशन कभी किसी के लिए खुशी का कारण नहीं बन सकती, लेकिन अचानक से यूकोयो उसकी गोद में सर रख के कहता है, ये काफी वार्म और कंफर्टेबल लग रहा है। मेड मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ और मेरे लिए भी, अब तुम अच्छे से सो पाओगे मास्टर यूकोयो। यूकोयो को अब धीरे धीरे नींद आने लगती है और मेड सोचती है, ये जो फीलिंग है बिल्कुल उस दिन के जैसी है जब सब कुछ बदल गया था, जहाँ मिस सर्वेंट अपनी सोच में डूबी होती है और वो सोचती है कि मुझे अपने जिस्म में इतनी एनर्जी महसूस हो रही थी जैसे कि मैं सारे दुश्मनों से लड़ रही थी, लेकिन वो एनर्जी मैंने किसी की जान बचाने के लिए लगाई थी, तो ये सब क्यों? अब सीन शिफ्ट होता है और अगला दिन आता है। मिस सर्वेंट फ्रूट निंजा खेलते हुए गार्बेज का साइज छोटा कर रही होती है। यूकोयो आता है और उससे पूछता है, ये क्यों कर रही हो? मिस सर्वेंट कहती है, इस तरह से स्पेस काफी कम लगता है। यूकोयो काफी इम्प्रेस्ड होता है। जब वो गार्बेज की तरफ बढ़ता है तो उसे अपने घर के बाहर एक फ्लफी डॉग मिलता है जिसके साथ एक लेटर भी रखा होता है। मिस सर्वेंट उस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है,
मैंने इस डॉग को पोमेरियन समझ के खरीदा था, पर ये एक ऐसी ब्रीड का है जो ज्यादा खाना खाता है और जल्दी बढ़ता है, इसलिए मैं इसे एक अमीर के घर बाहर छोड़ के जा रही हूँ। कृपया इसे अडॉप्ट कर लेना। मिस सर्वेंट पूछती है, क्या तुम इसे रखने वाले हो? युकियो कहता है, हाँ, इतना छोटा पपी, मैं इसे इतनी गर्मी में नहीं छोड़ सकता, ये तो मर सकता है। मिस सर्वेंट कहती है, अगर इसमें जीने की इच्छा होगी तो ये किसी भी हालत में जी लेगा, लेकिन अगर आप इस पे दया कर रहे हो तो ये उसके एनिमल इंस्टिंक्ट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। युकियो कहता है, मुझे तुम्हारी बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही, पर तुम्हें मुझे उस ट्रक से दया करके नहीं बचाया था। ये सुन के मिस सर्वेंट थोड़ी सोच में पड़ जाती है। युकियो फिर कहता है, अगर हम किसी की जान को खतरे में देखते हैं तो हमारी इंसानी फितरत हमेशा एक्शन लेने की सोचती है, बिना कुछ सोचे, और शायद इसे इंसानियत कहते हैं। वैसे भी त्याग दिए जाने का दर्द मैं समझ सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। अब युकियो पपी के साथ खेल रहा होता है और मिस सर्वेंट से पूछता है, क्या तुम भी इसे अपने हाथ में लेना चाहोगी? मिस सर्वेंट थोड़ा डर के साथ उसे दूर भाग जाती है। युकियो समझ जाता है कि वो डर रही है। युकियो कहता है, देखो तो ये कितना क्यूट है। मिस सर्वेंट कहती है, अगर मास्टर का ऑर्डर है तो मैं इसे छू सकती हूँ। युकियो उसे कहता है, ठीक है, अपने आप को फोर्स मत करो। फिर युकियो उसे पूछता है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें डॉग से इतना डर क्यों लगता है? मिस सर्वेंट अपनी पुरानी ट्रेनिंग के बारे में बताती है। जब मैं असैसिनेशन की ट्रेनिंग ले रही थी तो मुझे जंगली कुत्तों के बीच पहाड़ियों में छोड़ दिया गया था। युकियो कहता है, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अपना डर खुद ही दूर करना होगा। ये सुन के मिस सर्वेंट सोचती है, मैं अपने मास्टर को इतना असहाय नहीं महसूस करने दे सकती। वो डिसाइड करती है वो इस पपी को हाथ में लेगी, लेकिन उसका हाथ ही काम नहीं कर रहा होता है। युकियो कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो छोड़ो। मिस सर्वेंट जवाब देती है, ऐसा कोई डर नहीं है जो मैं दूर नहीं कर सकती। युकियो पूछता है, वैसे तुम्हें इस पपी में कौन सी चीज डरावनी लग रही है? मिस सर्वेंट उसके दांतों, नाखून और डरावनी नजर की तरफ पॉइंट करती है। युकियो हंसकर कहता है, ये तुम्हें इससे डर लग रहा है? ये सब तुम्हें इस तरह दिख रहा है? मुझे तो ये एक मूंछ केक की तरह लग रहा है। तभी पपी मिस सर्वेंट की उंगली को अपने मुंह में ले लेता है। मिस सर्वेंट काफी डर के उठती है और सोचती है, आज तो मैं पक्का इस पपी को तंदूर में डाल के हॉट डॉग बना दूंगी। पर युकियो उसे जल्दी से हटा लेता है और पपी अब युकियो की उंगली को भी मुंह में ले लेता है। युकियो देख रहा होता है कि पपी के दांत आ रहे हैं। ये दोनों पपी को लेकर एनिमल हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ युकियो उसे इंजेक्शन लगवाता है और मिस सर्वेंट उसके लिए चीजें खरीद रही होती है। युकियो जब पपी को लेकर वापस आता है तो मिस सर्वेंट से कहता है, देखो हम तुम्हारे लिए चीजें लेकर आए हैं। घर के रास्ते में युकियो मिस सर्वेंट का थैंक यू करता है, शुक्रिया तुम्हारे साथ आने के लिए। मिस सर्वेंट वहाँ रुककर कहती है, मास्टर आप मेरे सभी मास्टर से अलग हो। मैं ऐसे इन्वायरमेंट में काम करती थी जहाँ काम खत्म होने का दूसरा मौका भी नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ आपके साथ मैं कोई भी काम एक बार में सही से नहीं कर पाती हूँ, फिर भी आप मुझे भरोसा दे रहे हो। ऐसा नहीं था कि मैं जहाँ थी वहाँ मुश्किलें नहीं थी, वो एक डांसिंग चेयर गेम की तरह था, लेकिन जहाँ भी जाती थी बस एक ही काम करना पड़ता था और वो सब कुछ ऐसा लगता था जो किसी काम का ही ना हो। काश मैं आपसे इस पपी की तरह मिलती जो ये समझता कि दुनिया में बस अच्छे लोग ही होते हैं। शायद मैं वो बन पाती जो आपको चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ। ये सुन के युकियो कहता है, लगता है तुम पुरानी बातों को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हो। मिस सर्वेंट थोड़ा सोच कर कहती है, नॉर्मल लाइफ? ऐसा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। युकियो उसे सनसेट देखने को कहता है। मिस सर्वेंट सोचती है, तो क्या इस तरह से मैं इस दुनिया को और अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ? युकियो फिर उससे कहता है, तुम्हें पता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैं काफी डर गया था। मिस सर्वेंट कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं एक नॉर्मल डॉग नहीं हूँ। फिर उस पपी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है और वो सोचती है, अच्छा तो इसलिए भूख भी लगी है। वो डॉग फूड में से कुछ निकाल के उसे देती है। जब पपी खाना खाने में बिजी होता है तो मिस सर्वेंट ये सोचती है कि शायद मैं अब नॉर्मल हो रही हूँ। तभी युकियो आता है और देखकर कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम इसे खाना दे रही हो। फिर वो पपी को भी प्यार से सहलाने लगता है और कहता है, तुम सच में मोची केक की तरह हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से मोचीतर है। युकियो फिर मिस सर्वेंट को गोभी काटने और आगे मोचीतर को खाना खिलाने के लिए थैंक्स करता है। वो एक स्टेप आगे बढ़ के कहता है, तुम एक अच्छी मेड बनने के रास्ते पर हो। ये सुन के मिस सर्वेंट को बहुत अच्छा लगता है। पपी भी युकियो के साथ खेलना चाहता था, लेकिन युकियो उससे कहता है, बाद में, अभी मुझे डिनर बनाना है। मिस सर्वेंट कहती है, मैं इस पपी का ख्याल रखती हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल बनना है जैसा आपने कहा। युकियो कहता है, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मिस सर्वेंट पपी को प्यार से सहलाने लगती है और फिर उसे अपनी गोदी में ले लेती है। वो पपी के साथ खेलते हुए सोचती है, युकियो की काफी बातें याद आ रही है। पहले मैं तुमसे डर गई थी, लेकिन तुम्हारे साथ रह के मुझे पता चला कि मेरी सोच गलत थी। प्रेजेंट में मिस सर्वेंट कहती है, अब मुझे समझ आया कि मैं इतना डर गई थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ डिनर मिस सर्वेंट को काफी पसंद आता है, पर जब युकियो उसे और बनाने के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है।
यूकियो कहता है अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आए तो उसके लिए रिक्वेस्ट करना भी एक नॉर्मल थिंग है। ये सुन के मिस सर्वेंट कहती है ठीक है, तो मैं इसके साथ साथ अपने लिए एक नाम भी रिक्वेस्ट करती हूँ। यूकियो उससे पूछता है तुम्हारा बर्थडे कब आता है। मिस सर्वेंट कहती है डेट तो याद नहीं है पर विंटर के टाइम पर। यूकियो उसका नाम यूकी रखता है जो कि स्नो का मतलब होता है। ये सुन के मिस सर्वेंट को अपने पुराने मास्टर की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि तुम एक कोल्ड ब्लडेड किलर हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा जू, जो कि स्नो का मतलब होता है। यूकियो बोलता है मुझे स्नो काफी पसंद है क्योंकि वो काफी खूबसूरत दिखते हैं और स्नोफॉल भी। ये सुन के मिस सर्वेंट को अपनी पास्ट मेमोरी ट्रिगर होने लगती है। आगे यूकियो कहता है मैंने कहीं सुना था कि स्नो एक्चुअली गर्म होती है। ये सुन के मिस सर्वेंट काफी हैरान होती है। यूकियो कहता है हाँ, क्योंकि जब स्नो ग्राउंड पे गिरी थी तो वो नीचे की सरफेस को गर्म रखती है जिससे उसके नीचे के जीव और पौधे प्रोटेक्ट रहते हैं। ये सुन के मिस सर्वेंट के दिमाग में अब तक के सारे सवाल आ जाते हैं। वो सोचती है एक कोल्ड ब्लडेड किलर होने के बाद भी उस दिन मेरी बॉडी पूरी एनर्जी के साथ किसी की लाइफ क्यों बचाई, क्यों ये जिंदगी मुझे ज्यादा वार्म फीलिंग कराती है और क्यों ये पर्सन की बातें मेरे दिल को छू रही हैं। वो यूकियो को थैंक्स कहकर कहती है तुमने मेरा नाम दिया इसके लिए शुक्रिया। यूकियो उसकी स्माइल देखकर सोचता है हाँ अब ये नॉर्मल लड़कियों जैसी स्माइल कर रही है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद जहाँ यूकी मोची के साथ खेल रही होती है तब यूकियो उसे आवाज देकर एक रिक्वेस्ट करता है क्या तुम मेरे कान छेड़ दोगी, मतलब छेद दोगी। यूकी हाँ करती है पर जैसे ही वो उसके कान के पास जाती है वो अपना हाथ पीछे खींचकर कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। यूकियो कहता है पर क्यों, लोगों को छेड़ना तो तुम्हारा काम था ना, और यहाँ तो बस एक कान की बात है। तब बेल रिंग होती है और यूकी डोर खोलती है जहाँ एक लड़की रहती है। बड़े भाई अपने डॉगी को दिखाओ मुझे जल्दी। यूकी उससे पूछती है क्या तुम मास्टर यूकियो की छोटी बहन हो। लड़की रिको कहती है हाँ, पर तुम कौन हो। रिको अंदर आकर देखती है और देखती है कि घर पूरी तरह से चमक रहा होता है। रिको यूकियो की गाल को खींचती है और कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खूबसूरत मेड रखी है। यूकियो जवाब देता है इससे मॉम को परेशानी होती ना। रिको पूछती है और डैड। यूकियो कहता है उन्होंने तो मंजूरी दे दी है। फिर रिको को पागलपन का दौरा पड़ता है। यूकी जो अब तक चुप थी पूछती है पर तुम दोनों अलग क्यों रहते हो। यूकियो उससे जवाब देने की जगह अपनी चाल छुपाते हुए कहता है यह कितनी खूबसूरत और क्यूट है। रिको ये सुनकर थोड़ा हैरान होती है और फिर यूकी को बोलती है ये कोई बहाना नहीं है। रिको अपने आप को यूकी से इंट्रोड्यूस कराती है और यूकी भी अपना नाम बताती है। फिर यूकी कहती है ये नाम मुझे यूकियो मास्टर ने दिया है। ये सुनकर रिको थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर यूकी बताती है कि मैं पहले एक असैसिनेशन का जॉब करती थी। रिको घबरा के पूछती है ये सच कह रही है। यूकियो कहता है हाँ, तुम्हें इससे मिलना है तो अच्छे से मिलो। रिको और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसका ऑटोग्राफ मांगती है। यूकी थोड़ा सा ऑटोग्राफ देती है जो ढंग से समझ नहीं आ रहा होता। यूकी बताता है कि उसने असैसिनेशन का जॉब करते हुए 12 इंटरनेशनल लैंग्वेज ही सीखी थी, लेकिन उसने कभी कैलिग्राफी की जरूरत नहीं पड़ी थी, जो कि अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब होता है। फिर यूकी से पूछा जाता है क्या तुम मेरे स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करोगी। यूकियो हैरान होकर कहता है क्या सच में। यूकी कहती है हाँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। यूकियो बोलता है अगर यूकी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए ये स्टोरी नहीं लिख सकते। रिको कहती है हाँ, मैं स्टोरी को अपोजिट कर दूंगी, एक खूबसूरत मेड जो असैसिनेशन की तरह दिखती थी। रिको फिर यूकी को अपने बैकयार्ड में ले आती है जहाँ वो अपनी असैसिनेशन स्किल्स दिखाती है। यूकी अपने सर पर एप्पल रखती है और एक फ्लिप करते हुए अपने नाइफ से उसे टारगेट करती है। रिको काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन यूकियो थोड़ा घबराया हुआ होता है। सोच रहा था कहीं भूल चूक में किसी को चोट ना लग जाए। फिर रिको पूछती है तुम्हारे पास कितने नाइफ्स हैं और तुम इसे कहाँ रखती हो। यूकी कहती है कि उसके पास 5 और नाइफ्स हैं और वो अपने वेपन्स का बेसमेंट दिखाने लगती है। यूकियो कहता है फौरन इसे ढक दो। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूकी का पेट गुड़गुड़ कर रहा होता है और रिको उस पर भी सवाल बना देता है तुम्हारा फेवरेट डिश क्या है। यूकी कहती है मेरा जो फेवरेट है वो कोई डिश नहीं है, हाँ सर्वेंट को तो सॉस पसंद है। मजा आया ना। ये सुन के रिको और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और पूरे कन्वर्सेशन का मजा लेने लगती है। फिर यूकी रिको को गोभी काटने का तरीका दिखाती है और सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट में, जहां घर में खाने के लिए सिर्फ गोभी थी। वहां रिको की नजर समर फेस्टिवल की पोस्टर्स पर जाती है और वो खुशी से चलो चलते हैं कह देती है। यूकियो यूकी से कहता है वहाँ हम तुम्हारे फेवरेट टोंकात्सु सॉस भी ले आएंगे। ये सुनते ही यूकी के मुंह में पानी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में फेस्टिवल में रिको यूकी को खींच के एक शूटिंग गेम में ले जाती है, ये सोचकर कि असैसिनेशन स्किल्स का फायदा उठा जाए। यूकी टारगेट पर निशान लगाती है पर वो मिस हो जाता है। उसने गन ट्रेनिंग नहीं की पर वो फिश कैचिंग में रोला जमा देती है।
रिको उसे और सिखाने के लिए कहती है और दुकान वाला कह देता है हाँ अगले मेले तक तो तुम सब सीख जाओगी। उसके बाद वो सब टोंकात्सु सॉस लेने जाते हैं और यूकी जैसे ही वो टेस्ट करती है समझो अलग ही दुनिया में खो जाती है। फिर वो कुकीज खाना शुरू कर देती है और वो सारी कुकीज खत्म कर देती है। दुकान वाला यूकी को देखकर इतना इम्प्रेस्ड होता है कि वो बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर दे देता है। फिर यूकी सोचती है कि कुछ ड्रिंक्स लेने जाएं, पर यूकी उसे मना कर देता है। रिको कहता है मैं तुरंत आई, बस यही रहना। वो दोनों साइड में बैठकर बात करते हैं और यूकी से पूछते हैं कि उसका पहले का फेस्टिवल का एक्सपीरियंस कैसा था। यूकी याद करती है कि पिछले फेस्टिवल में वो किस गेम को खत्म करने के बाद घर आई थी। योकोयो ये सुनकर कुछ पूछना चाहता था पर फिर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। यूकी, योकोयो और रिको सब मिलकर फायरवर्क्स देखते हैं। उसके बाद सब लोग घर जा रहे होते हैं और रिको कहती है आज तुमने बहुत ज्यादा टोंकात्सु सॉस खाए हैं। तभी अचानक चोर चोर की आवाज आती है और कोई चोर अपनी बाइक पर चुपके से उनके पास से गुजरता है। यूकी अपने मास्टर की कुछ बातें याद करती है और फिर टोंकात्सु सॉस देखकर कहती है बेचारा चोर। रिको अपने सामने लाइव एक्शन मूवी देखते हुए खुशी से एंजॉय कर रही होती है। ऐसे सब मिलकर अपने दिन का मजा लेते हैं और एक नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार होते हैं। फिर यूकी और रिको दोनों चोर का पीछा करते हैं लेकिन वो काफी दूर भाग जाता है। रिको यूकी से शॉर्टकट लेने के लिए कहती है। वहीं यूकी ने चोर को देख लिया था और अपना नाइफ उस पर फेंका जो डायरेक्टली उसके टायर पे जाके लगता है और वो वहीं गिर जाता है। यूकी उसकी तरफ नाइफ लेकर बढ़ती है लेकिन यूकी उसे रोककर कहता है उसे ज्यादा मारना मत, बस 2-4 चिमटी मार के छोड़ देना। यूकी फिर हेलमेट पर मार देती है और कहती है बच गया, तेरी किस्मत अच्छी थी। अब यूकी को भी और तेज भूख लगने लगती है और यूकी कहता है चलो और ज्यादा टोंकात्सु सॉस लेने चलते हैं। सब घर की तरफ निकलते हैं। चोर को समझ नहीं आता कि इतना फास्ट खुफिया एजेंसी कौन सा था और वो सोचता है कि पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर दे। रिको घर जाते हुए अपने प्रोजेक्ट को रेडी होने की बात करती है और कहती है मैं कल स्कूल में सबमिट कर दूंगी। यूकी इसे स्कूल के बारे में पूछती है और रिको बताती है कि स्कूल वो जगह है जहां हम नई चीजें सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं और मस्ती करते हैं, लेकिन टाइम टाइम पर तो हमें सिर्फ पेरेंट्स को लूटना और पिटना होता है। तभी रिको को उसकी मॉम का मैसेज आता है जिसमें वो उसकी फेवरेट डिश बनाई थी। रिको कहती है चलो जल्दी से भूख लग रही है। यूकी के दिमाग में रिको की स्कूल वाली बात घूम रही होती है। वो यूकियो से कहती है मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। यूकियो कहता है अगर तुम्हें अच्छा लगे तो जरूर जाना। अब सीन शिफ्ट होता है। यूकियो का न्यू सेमेस्टर शुरू होने वाला था। वो मिल्क का पैकेट पी रहा होता है और सोच रहा होता है यूकी अकेले घर में ठीक तो होगी। तभी उसका एक क्लासमेट आता है और कहता है तुमने सुना क्या, हमारे शहर में एक ब्यूटीफुल मेड देखी गई है जो काफी कमाल की स्किल्स रखती है। और ये सुनते ही यूकियो के दूध का पैकेट फट जाता है। यूकियो कहता है नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। यूकियो याद करता है कि एक बार समर वेकेशन के दौरान वो रिकू के साथ मार्केट में घूम रहा था। फिर टीचर एंटर करते हैं और अनाउंस करते हैं न्यू स्टूडेंट के बारे में जो कि यूकी होने वाली थी। और इस स्टोरी का अभी के लिए एंड यहीं पर होता है। इसके बाकी के एपिसोड्स आने बाकी हैं, लेकिन आगे के पार्ट के लिए आपको इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक तो करने ही होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर करना। और अभी एंड स्क्रीन पे मैं आपको कुछ वीडियो शो कर रहा हूँ, इनको भी आप एक बार जरूर देखना। क्या मतलब मैं ऐसे थंबनेल लगाऊं तभी आप वीडियो को देखोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।